और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया रहने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में अपने पास श्रृंखला अभिक्रिया और स्थिर कोशिश जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो अपने पास चल रही थी। क्लियर कि मैंने तुमको बताया था कि जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है कि उसमें जो भी कोई भी अपने पास क्या है, भारी नाभिक, क्या है कि भारी नाभिक। जब अपने पास जब भारी नाभिक हो, जब अपन दो छोटे छोटे या छोटे दो लगभग बराबर भागों में बांटते हैं, तो उस जो अपने पास जब दो बराबर भागों में बांटते हैं तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया बोल देते हैं। क्लियर। अब अपने पास आती है कि श्रृंखला अभिक्रिया चतुष्फलक अभिक्रिया कैसे वो होती है। तो देखिए, जब अपने पास यूरेनियम 235 होता है एक तो, और ये होता है यूरेनियम 238। जब न्यूट्रॉन जब अपने पास जो भारी नाभिक होता है यूरेनियम 235, तो इससे जब अपने पास जो न्यूट्रॉन होते हैं जो इससे क्या करते हैं, संघात करते हैं। संघात का मतलब होता है कि टक्कर, कि जब अपने पास न्यूट्रॉन जो यूरेनियम 235 भारी नाभिक के साथ क्या करते हैं, संघात करते हैं या टक्कर करते हैं, तो वो उनसे क्या करते हैं कि अधिक मात्रा में क्या उत्सर्जित होते हैं, न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और उत्सर्जित होने के पश्चात ये फिर उन्हें किसी अन्य भारी नाभिक के साथ क्या करते हैं, अन्य नाभिक के साथ क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। और टक्कर करने के पश्चात और अधिक मात्रा में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। क्लियर था यहाँ तक? मैंने तुमको यहाँ तक बता दिया था कि अब मैंने तुमको क्या करना है कि एक फिगर बना के, और फिगर बना के पश्चात धीरे धीरे की जो अपने पास जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसके लिए क्या जरूरी है कि क्या नहीं जरूरी है। क्लियर, उस बात को अपन स्पष्ट करेंगे। चलिए फिगर बनाइए उसके लिए। उसके लिए फिगर बनाइए। फिगर बना लीजिए। ये तो होते हैं अपने पास न्यूट्रॉन, फिगर बना लीजिए साथ साथ। ये यूरेनियम है, न्यूट्रॉन, ये भी क्या होता है अपने पास, न्यूट्रॉन। अब ये फिर अपने पास यूरेनियम के साथ क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। तो अपने पास ये कितने भागों में विभक्त हो जाता है, दो भागों में। ये न्यूट्रॉन, ये भी न्यूट्रॉन। इसी प्रकार नीचे भी खंडित होता है यूरेनियम, ये भी क्या होता है, न्यूट्रॉन। ये फिर उसके साथ न्यूट्रॉन के साथ क्या होता है, खंडित। ये बना लीजिए, इसका यहाँ लिख देना।
प्रथम पीढ़ी, इसको बोल देना द्वितीय पीढ़ी, ये तृतीय, और ये चौथी। ये चतुर्थ। तो बना लीजिए फिगर जल्दी। देखिए मैंने तुमको यही बताया था कि जब न्यूट्रॉन बाहरी नाभिक के साथ क्या करते हैं, संघात या टक्कर करते हैं, तो कुछ न्यूट्रॉन क्या होते हैं उत्सर्जित। अभी न्यूट्रॉन किसी बाहरी नाभिक के साथ क्या कर रहे हैं, संघात कर रहे हैं, तो अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन। ये भी इसके साथ क्या कर रहा है, बाहरी नाभिक के साथ टक्कर कर रहा है, न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। फिर दूसरे बाहरी नाभिक के साथ टक्कर कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे नहीं हो रहे, तो फिर इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये। क्लियर। पहले तो एक के साथ, फिर दो के साथ, और फिर तीन के साथ। क्लियर। जैसे जैसे इसकी दर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे न्यूट्रॉन क्या होंगे, अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। क्लियर सभी को। चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए, इसको एक बार बना लीजिए। बना लिया सभी ने। चलिए अब हेडिंग डालिए, श्वेत कोशी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। बना लिया होगा, हेडिंग डालिए। तो श्वेत कोशी जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है। एक तो यूरेनियम को समृद्ध करना होता है, एक होता है अपने पास क्रांतिक द्रव्यमान, और तीसरा होता है अपने पास गुणन का। क्लियर। तो इसमें पहले लिखिए श्वेत कोशी अभिक्रिया, श्वेत कोशी श्रृंखला अभिक्रिया, श्वेत कोशी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। इसमें पहला लिखिए यूरेनियम को समृद्ध करना, यूरेनियम को समृद्ध करना। देखिए जब अपन श्वेत कोशी श्रृंखला अभिक्रिया लेते हैं और उसके लिए जब अपन यूरेनियम को समृद्ध करते हैं, तो यूरेनियम के दो होते हैं, एक तो यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238। तो ध्यान रखना कि जब अपन यूरेनियम 238 का जब विखंडन करते हैं, तो उसके लिए जो ऊर्जा होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी यूरेनियम 238 का क्या होगा, विखंडन होगा। क्लियर। और जब अपन यूरेनियम 235 का जब विखंडन करते हैं, तो इसके लिए जो लगभग जो ऊर्जा होती है वो होती है अपने पास 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। कि जब आपको ध्यान रखना कि जब यूरेनियम को जब अपने श्वेत कोशी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए काम में लेते हैं, तो यूरेनियम जो 238 का विखंडन होगा वो कितनी ऊर्जा पर होगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यूरेनियम 235 का विखंडन होगा वो कितनी ऊर्जा पर विखंडन होगा, 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इनका विखंडन होता है। क्लियर सभी को। चलिए लिखिए इसमें यूरेनियम 238 नाभिक का, यूरेनियम 238 नाभिक का विघटन, यूरेनियम 238 नाभिक का विघटन तभी संभव है
तभी संभव है जब संघात करने वाले, जब संघात का मतलब टक्कर, जब संघात करने वाले, जब संघात करने वाले न्यूट्रॉनों की ऊर्जा, न्यूट्रॉनों की ऊर्जा लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो, जबकि यूरेनियम 235 नाभिक को 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉनों द्वारा संघात का मतलब होता है टक्कर, न्यूट्रॉनों द्वारा संघात कर विघटित किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। विघटित का मतलब क्या होता है कि दो लगभग बराबर नाभिकों में बांटना, अर्थात दो भागों में विभाजन करना। क्लियर? तो विघटित किया जा सकता है। इस अभिक्रिया से उत्पादित, आगे लिखिए, इस अभिक्रिया से उत्पादित न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, इस कारण यूरेनियम श्रृंखला अभिक्रिया स्वयपोषी नहीं हो सकती है, क्योंकि यूरेनियम 238 के विखंडन के लिए, यूरेनियम 238 के विखंडन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा न्यूट्रॉनों के पास नहीं होती है। अतः यूरेनियम श्रृंखला अभिक्रिया को स्वयपोषी बनाए रखने के लिए, श्रृंखला अभिक्रिया को स्वयपोषी बनाए रखने के लिए यूरेनियम 235 समस्थानिक को समृद्ध करना पड़ता है, समृद्ध करना
पड़ता है, संरख करना पड़ता है। नोट डाउन करिए। दूसरा आता है अपने पास क्रांतिक द्रव्यमान। क्रांतिक द्रव्यमान देखिए क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है कि जो यूरेनियम है, क्या है, जो यूरेनियम है, जो यूरेनियम का जो भी अपने पास जो न्यूनतम द्रव्यमान होता है, यूरेनियम के किसी भी पिंड का जो भी अपने पास न्यूनतम द्रव्यमान होता है, तो उस न्यूनतम द्रव्यमान पे निर्विघ्न का मतलब होता है बिना रुकावट के, कि किसी भी यूरेनियम के किसी भी पिंड के न्यूनतम द्रव्यमान के या किसी भी रुकावट पर वो अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। तो उस द्रव्यमान को अपन क्या बोल देते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान बोल देते हैं। अर्थात कि यूरेनियम के किसी भी पिंड के न्यूनतम द्रव्यमान जिस पर बिना रुकावट के श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, निर्विघ्न संपन्न होती है, तो उस द्रव्यमान या उस न्यूनतम द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान बोलते हैं। क्लियर सभी को? चलिए देखिए इसमें यूरेनियम पिंड के यूरेनियम पिंड के उस न्यूनतम द्रव्यमान को उस न्यूनतम द्रव्यमान को जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया निर्विघ्न अर्थात बिना रुकावट के निर्विघ्न संपन्न होती है क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता उतार लिया। और तीसरा आता है अपने पास गुणनकारक। इसको देखिए समझ लेना एक बार, मैं डाल देता हूं कि गुणनकारक तीसरा आता है अपने पास गुणनकारक। देखिए गुणनकारक क्या होता है कि गुणनकारक को अपन किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैसे। तो देखिए कि किसी भी एक पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या बटे उससे पूर्व उसके जो अपने पास पीढ़ी में जितने भी अधिक न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसके क्या होती है, बराबर होती है। क्या? गुणनकारक। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि एक पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या बटे पूर्वोत्तर पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है,
के बराबर होती है। और के क्या होता है? गुणन कारक होता है। अब गुणन कारक की शर्त होती है, एक तो के ग्रेटर देन 1, एक के बराबर 1 और एक के लेस देन 1। ये तीनों शर्त होती है कि अगर जब के ग्रेटर देन क्या होगा? 1, क्या होगा? 1, तो न्यूट्रॉनों की जो जनसंख्या होगी, न्यूट्रॉनों की जो अपने पास जनसंख्या होगी उसमें क्या होगी? वृद्धि होती है। क्लियर? कि जब के ग्रेटर देन 1 होगा अर्थात गुणन कारक का मान 1 से क्या होगा? अधिक होगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसलिए जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो क्या हो जाती है? अनियंत्रित हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। क्लियर सभी को? आगे, जब गुणन कारक का मान 1 होता है, क्या होता है? जब k का मान 1 के बराबर होता है अर्थात गुणन कारक का मान 1 के बराबर होता है, तो वो कौन सी अवस्था में रहेगा? स्थायी अवस्था में रहेगा। न तो न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी और न ही न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? कमी होगी। क्लियर? दूसरी बात। तीसरी, k लेस देन 1, अगर जब गुणन कारक का मान 1 से क्या होगा? छोटा, तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? कमी। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कम होगी। इसलिए वो जो श्रृंखला अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? अनियंत्रित होती है, अनियंत्रित हो जाती है। तो दोनों शर्तों में क्या श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो रही है? अनियंत्रित। और जो अपने पास के बराबर 1 होगा वो कौन सी अवस्था होगी? स्थायी अवस्था होती है। क्लियर? कि जो गुणन कारक होता है वो क्या होता है? के बराबर 1 पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या बटे पूर्वोत्तर पीढ़ी में कुल न्यूट्रॉनों की संख्या। और जो गुणन कारक होता है उसके लिए अपने पास 3 शर्तें होती हैं, एक तो के ग्रेटर देन 1, एक के बराबर 1, एक के लेस देन 1। अगर जब के ग्रेटर देन 1 होगा अर्थात जब गुणन कारक का मान 1 से अधिक होगा तो न्यूट्रॉनों की जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि। और जब वृद्धि होने के पश्चात जो श्रृंखला अभिक्रिया होगी वो क्या हो जाती है? अनियंत्रित हो जाती है। और जब गुणन कारक का मान 1 के बराबर होगा वो कौन सी अवस्था में होगा? स्थायी अवस्था में होगा। और जब गुणन कारक का मान 1 से कम होता है तो उसकी जो न्यूट्रॉनों की जनसंख्या है उसमें क्या होगी? कमी होगी। और कमी होने के पश्चात उसमें क्या होगा? जो अपने पास गुणन कारक में जो श्रृंखला अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगी? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी। क्लियर? गुणन कारक यहां तक? चल लिखिए इसमें, लिखिए इसमें गुणन कारक में इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, के बराबर, लिखिए, विखंडन की किसी एक पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बटे इस पीढ़ी से पूर्वोत्तर पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। नीचे लिखिए, यदि पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, यदि के ग्रेटर देन 1 हो तो प्रत्येक विखंडन के पश्चात न्यूट्रॉनों की जनसंख्या में वृद्धि होगी, जिसके
जिसके कारण श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है, दूसरी शर्त है अपने पास, यदि k बराबर 1 हो तो श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित तथा स्थायी अवस्था में बनी रहती है। इस स्थिति में पदार्थ के द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। तीसरी बात है, यदि k less than 1 हो तो न्यूट्रॉनों की जनसंख्या में कमी होती है। इस कारण श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है। नोट डाउन करिए। तो स्टेपोसिस श्रृंखला अभिक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है? एक तो यूलर नियम को संगत करना, दूसरी बात क्रांतिक द्रव्यमान, और तीसरा गुणन कारक। और गुणन कारक में कितनी शर्तें आती हैं? 3। एक तो k greater than 1, एक k बराबर 1, एक k less than 1। क्लियर? अब ध्यान रखना कि अपने पास जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो नियंत्रित और एक अनियंत्रित। क्लियर? तो इसके बारे में जो अपने पास अगली वीडियो होगी तो अपन श्रृंखला अभिक्रियाओं को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, एक तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। क्लियर? देखिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में बता देता हूं कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अपने पास जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए जो अपने पास उदाहरण लेते हैं सिर्फ नियंत्रित अभिक्रिया नाभिकीय रिएक्टर। किस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर को अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, परमाणु भट्टी। तो ध्यान रखना, परमाणु भट्टी में एक तो अपने पास क्या होता है? एक तो विखंडनीय पदार्थ होता है, दूसरा मंदक होता है, तीसरा नियंत्रित छड़ें होती हैं, चौथा परिरक्षक होता है, और एक होता है अपने पास शीतलक। तो शीतलक का काम क्या होता है, परिरक्षक का काम क्या होता है, नियंत्रित छड़ें क्या करती हैं, विखंडनीय पदार्थ क्या करते हैं, मंदक क्या करते हैं, ये सभी अपन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में करेंगे। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अपन नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग लेके चलेंगे, और नाभिकीय रिएक्टर को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? परमाणु भट्टी के नाम से जानते हैं। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अपन किसके नाम से जानते हैं? परमाणु बम। क्लियर? चल, इसको एक बार पढ़ लेना।